हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज में। आज की क्लास में हम धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लवणों के विद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? तो जब हमने इस पाठ का अध्ययन किया था, उस समय हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली थी। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या करते हैं, हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में हम नमक का जलीय विलयन डाल देते हैं। और इसमें दो हम ग्रेफाइट की छड़ें लगाते हैं और इससे क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे और एक कुंजी जोड़ देंगे। और जो बड़ा वाला सिरा होगा बैटरी का, वो होता है प्लस, और छोटा वाला होता है वो माइनस होता है। यहां पर एक शब्द याद रखना हमें, पैनिक, यानी कि पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो ये हो जाएगा कौन सा, एनोड हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैथोड। और जब हम कुंजी को ऑन करेंगे, यानी कि ये छड़ तो कौन सी हो जाएगी, प्लस वाली, और ये हो जाएगी माइनस वाली। और जब हम कुंजी को ऑन करेंगे तो NaCl का क्या होगा, अपने आयनों में विखंडन होना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा Na प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। और जो ये प्लस वाला है धातु, ये किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। और माइनस वाली जो छड़ है वो कौन सी है, कैथोड की है। और ये Cl माइनस, ये किसके पास जाएगा, प्लस के पास, यानी कि एनोड के पास। तो यहाँ पर ये जो धातु है वो किसके पास गई है, कैथोड के पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैथोड। प्रश्न बोले, देखो, लवणों के विद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैथोड। आगे समझ। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर ही जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें एक मुख्य रूप से जो सक्रियता श्रेणी है वो हमें याद रखनी पड़ती। क्या होती है सक्रियता श्रेणी, एक बार बता देता हूं। ये होती है सक्रियता श्रेणी, जिसमें 13 धातुएं होती है। और यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा है कि सामान्य ताप पर ही जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी है। तो यहाँ पर जो उच्चतम अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है, लगभग पोटेशियम और सोडियम। तो इसका उत्तर दोनों हो जाएंगे, पोटेशियम और सोडियम। उच्च अभिक्रियाशील धातु है ये सामान्य ताप पर ही क्या कर लेती है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जस्ता धातु यानी कि जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, क्या करते हैं, हम एक परख नली लेते हैं और इस परख नली में क्या करेंगे, जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं, जिंक के टुकड़े। जस्त धातु बोल रहा है, जस्ता धातु मतलब बोले तो जिंक। तो जिंक के जब हम इसमें टुकड़े डालेंगे और उसमें उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई भी डाल सकते हैं, तनु भी डाल सकते हैं या सांद्र भी डाल सकते हैं। और जब ये डालेंगे तो क्या होगा, यहां से गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस उत्पन्न होगी, यानी कि हम क्या करते हैं, क्रिया करो के देखते हैं, जिंक प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। यानी कि यहां से उत्सर्जित गैस होगी, निष्कासित गैस होगी, वो कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न है चौथा, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो पहली अभिक्रिया है, कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है, तो गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। और यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए, ये वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, अभिकारक, और ये क्या होगा, उत्पाद होगा। सही बात। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर के परमाणु कितने हैं, अभिकारक में 2 है, और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 है। फिर देखिए सल्फर, तो सल्फर के कितने हैं, यहाँ पर 1 है, उत्पाद में कितने हैं, 1 है। तो ये दोनों क्या है, संतुलित है। उसके बाद चर्चा की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और उत्पाद में देखें तो 1 ये और 2 ये, कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर क्या करें, इसके आगे अगर हम 2 लगा दें तो इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और इधर हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे तो कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए दोनों तरफ,
लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी हो गई, क्या कि कॉपर के परमाणु कितने हो चुके, इधर 4 हो चुके। तो क्या करें, इसके आगे 2 लगा दें, तो इधर भी कॉपर के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके साथ एक और गड़बड़ी होगी, क्या कि यहां पर सल्फर के परमाणु आप देखो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और उधर कितने हैं, 1 है। तो क्या करें, इधर लगा दिए 2। अब और गड़बड़ी होगी, क्या कि यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु देखो कितने हो रहे हैं, 4, और ये 2 कितने हो गए, 6 हो गए, और इधर कितने हैं, 4 है। तो क्या करें, इसके आगे हम 3 लगाए। तो इस प्रकार करेंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। देख लीजिए एक बार, यहां पर कॉपर के 4 है, इधर भी कितने, 4, सल्फर के कितने, 2, उधर कितने, 2, ऑक्सीजन यहां पर कितने, 6, यहां पर ये 2 और ये 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। अगली है, यहां पर मर्क्यूरिक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो उत्सर्जित होती है। तो यहां पर देखिए मरकरी है कितनी है, 1 परमाणु, इधर कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर कितने हो रहे हैं, 1 ये और 2 ये कितने हो गए, 3 हो गए। वैसे ही करना है, यहां पर लगा देंगे 2, कितने हो गए, इधर 4 हो गए, तो यहां लगा देंगे 2, कितने हो गए, इधर भी 4 हो गए। लेकिन इसके साथ मरकरी के कितने हो गए, यहां पर 2 हो गए, तो यहां लगा देंगे 2, यहां 2 लगाते ही सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहां भी लगाएंगे 2, 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, ये 2, 6 हो गए, इसके आगे लगा देंगे 3। ये हो गई अभिक्रिया संतुलित। फिर अगली है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ की जाती है। तो मैंगनीज धातु अलग होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और यहाँ पर मैंगनीज है वो कौन सी अवस्था में आता है, लिक्विड अवस्था में। फिर देखिए यहाँ पर मैंगनीज यहाँ पर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और इधर कितना है, 3 है। तो क्या करें, यहाँ पर लगाते हैं 2 ताकि यहाँ हो जाए 6, और यहाँ लगाते हैं 3, तो यहाँ 3 लगेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन इसके साथ मैंगनीज कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ क्या करें, 3 लगा दें। तो अभिकारक में 3 हो रहे हैं, उत्पाद में भी 3 लगा देंगे, तो ये दोनों संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद चर्चा की जाए एल्यूमिनियम की। यहाँ पर हो रहा है अभिकारक में 1 और यहाँ पर हो रहे हैं 2, तो क्या करें, इसके आगे लगा दे 4। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। चेक कर लें, यहाँ पर मैंगनीज के 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन के 6, यहाँ पर भी 6 हो रहे हैं। फिर एल्यूमिनियम के यहाँ हो रहे हैं 4, और इधर भी कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। अभिक्रिया संतुलित। अगली है आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब एल्यूमिनियम के साथ की जाती है तो आयरन धातु अलग होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग उत्पाद बनता है, और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु है, 2 है, और इधर कितने है, 1 है। तो यहाँ क्या करें, 2 लगा दें, 2 लगाएंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की चर्चा की जाए तो यहाँ पर हो रहे हैं 3, और इधर कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ये दोनों संतुलित है। फिर एल्यूमिनियम की चर्चा की जा रही है तो यहाँ पर उत्पाद में हो रहे हैं 2, और इधर कितने हैं, 1 है, तो इसके आगे लगा दे 2, तो ये भी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर धातु की मुख्य अयस्क का नाम व सूत्र लिखिए। तो मुख्य अयस्क का नाम हो जाएगा कॉपर ग्लांस, नाम हो जाएगा कॉपर ग्लांस, और जिसे हम इसका सूत्र देखा जाए वो सूत्र हो जाएगा Cu2s, जिसे कॉपर सल्फाइड भी बोलते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। फिर पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजियम में मिश्रण का अनुपात बताइए। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग से तैयार किया गया, से तैयार किया गया मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। ठीक, तो यहां पर HCl और अनुपात HNO
3, दोनों सांद्र है। इसका 3 भाग और इसका 1 भाग, कि ये हो गया इसका अनुपात 3:1। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलामिन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। प्रक्रिया होती है दो, एक होती है भर्जन और दूसरी होती है निस्तापन। भर्जन किसे कहते हैं, जो अधिक वायु और अधिक ताप में की जाती है, उनके अयस्क होते हैं, उनसे धातु को प्राप्त किया जाता है। और निस्तापन में क्या होता है, कम वायु और अधिक ताप पर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उस अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है, जिंक कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ पर कैलामिन किसको कहा जाता है, जिंक कार्बोनेट को कहा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु और अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं। जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, जिंक ऑक्साइड, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, और अपचयिक पदार्थों के द्वारा क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमें जिंक धातु है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है, इसके बाद उपयुक्त अपचयिक का उपयोग कर जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु को क्या करते हैं, प्राप्त किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड, अब यहाँ पर कोई भी अपचयिक पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन। तो कार्बन के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जिंक अलग हो जाता है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जिंक धातु है वो क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये दोनों अभिक्रिया है वो आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका जिंक का निष्कर्षण करते हैं, और रासायनिक समीकरण में हमने दोनों लिख दिए। तो ये आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को आप इसके अयस्क से कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो मरकरी किससे प्राप्त होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से प्राप्त होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड सॉरी, यानी कि सिनेबार। यहाँ पर सिनेबार लिखा है, एनसीईआरटी अभी इसको सिनेबार ही स्वीकार कर रही है। कहीं कहीं पर आपको सिनेबार भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिनेबार ही लिखेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। सिनेबार या मर्क्यूरिक सल्फाइड को वायु में गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसको अधिक गर्म करने पर यह मरकरी में अपचयित हो जाएगा। तो अभिक्रिया करो के देखते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, तो यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्राप्ति होगी, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त होगी। उसके बाद क्या करेंगे, इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे, इसको और अधिक गर्म करेंगे, तो ये मरकरी में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया इसकी हो गई। अब इसकी संतुलित करने की चर्चा हुई, तो यहाँ पर देखो मर्क्यूरिक सल्फाइड में है, मरकरी के परमाणु कितने हैं, 1 है, और इधर कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, ये संतुलित है। उसके बाद सल्फर देखे यहाँ पर, तो सल्फर भी 1, उधर भी 1। उसके बाद ऑक्सीजन देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहे हैं 2, और यहाँ पर हो रहे हैं टोटल 3 हो रहे हैं। तो क्या करें, इसके आगे 2 लगा दें, और इसके आगे भी 2 लगा दें, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद इसके साथ मरकरी के जो परमाणु है वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, और इधर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, लगा दिया। मरकरी के दोनों तरफ बराबर है। सल्फर के यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और उधर कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, तो यहाँ लगा देंगे 2। लेकिन इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं उत्पाद, आप देखो टोटल यहाँ पर 4, ये 2, टोटल हो गए 6, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो क्या करें, इसके आगे लगा दे 3। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित। उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने की थी गर्म करने पर, और तो यहाँ पर मरकरी को अपचयित हो गया था, और ऑक्सीजन गैस विमुक्त हुई थी। तो यहाँ पर हो रहे हैं मरकरी के 1, यहाँ पर भी हो रहे हैं 1, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है, और उधर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ लगा देंगे 2। तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो मरकरी के यहाँ पर कितने हो गए, 2, और इसके आगे भी लगा देंगे 2। तो दोनों तरफ ये क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो इस प्रकार से मरकरी धातु है वो अपचयित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, अधिक उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, जो स्वतंत्र रूप में यानी कि वायु या जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, जिससे क्या क्या होता है, ये आग को पकड़ लेता है। इसके कारण हम इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, क्योंकि यह अधिक उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, जो वायु से अभिक्रिया कर आग को पकड़ लेती है।
जिस कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार देख सकते हो। तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार ये धातु क्या होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, और ये क्या करती है, मतलब वो स्वतंत्र रूप में वायु या जल के साथ अभिक्रिया करके आग को पकड़ लेती है। इस कारण इनको केरोसिन में डुबोकर हम रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी इस प्रकार से है, तो यहां पर देखिए कि मतलब अम्लों में से क्या करना है कि हाइड्रोजन को मुक्त करना है। तो कॉपर धातु क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है, और हाइड्रोजन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये कॉपर इसको विस्थापित इसके अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है, और कम में से अधिक को विस्थापित करना आसान नहीं होता है। अगर इससे कोई अधिक धातु की कोई होता तो इसके अम्ल से ये मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसे हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर पाता, लेकिन ये क्या है, कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ देखिए, जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं करता, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता होने पर क्या लेना चाहिए। तो अरक्तता होने पर हमें आयरन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में जब आयरन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी, तो वो ऑक्सीजन को लेकर नहीं पाएगा, ऑक्सीजन को लेकर नहीं जा पाएगा, तो वहां पर हमें आयरन लेना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया दे रखी है, इन अभिक्रियाओं में हमें पता करना है कि ये संभव है या नहीं। जब मरकरी की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो ये संभव है क्या, मरकरी को सल्फाइड नहीं है, क्योंकि हम देखें अगर सक्रियता श्रेणी, तो यहाँ पर देखिए आप हाइड्रोजन कहाँ है और मरकरी कहाँ है, तो मरकरी है नीचे और हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर है। तो हाइड्रोजन क्या है, अधिक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, और मरकरी क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसके अम्ल में से तो ये विस्थापित इसको नहीं कर पाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से मरकरी इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मरकरी क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। समझ में आया। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरी अभिक्रिया, कॉपर की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया संभव है। इसमें देखिए आप कॉपर कहाँ है और सिल्वर कहाँ है, कॉपर ये रहा और सिल्वर ये रहा। तो कॉपर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कि इसके नाइट्रेट यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से इसको सिल्वर को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, यानी कि ये उच्च अभिक्रियाशील धातु हुआ और ये कम अभिक्रियाशील धातु है, तो कॉपर इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। तो उत्तर लिखा है, देखिए अभिक्रिया मरकरी की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो मरकरी को सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मरकरी का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, अतः यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। फिर अभिक्रिया दूसरी, कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती है तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ये क्या होगी, संभव होगी, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से क्या है, ऊपर है, यानी कि सिल्वर से क्या है, ऊपर है, तो ये इसको क्या कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा। तो ये इसका कारण सहित उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इस प्रश्न के लिए हमें इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए, और ये संयोजकता मैंने आपको टॉपिक है वो अलग वीडियो में करवाया है। तो हमें पता है कि जब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और नाइट्रोजन की कितनी होती है,
3 होती है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, 3 जाएगा मैग्नीशियम के नीचे और 2 जाएगा कहां पर, नाइट्रोजन के नीचे। तो सूत्र हो जाएगा Mg3N2। ये हो गया द्विअंगी सूत्र। फिर है पोटेशियम और ऑक्सीजन। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑक्सीजन जाएगा पोटेशियम के नीचे, मतलब 2 जाएगा पोटेशियम के नीचे और 1 कहां जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे। तो सूत्र क्या हो जाएगा K2O और A को लिखने की आवश्यकता हमें नहीं, तो सूत्र हो गया K2O। फिर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 2। तो 2 कहां जाएगा, एल्यूमिनियम के नीचे, 3 जाएगा ऑक्सीजन के नीचे। तो सूत्र हो जाएगा Al2O3। तो ये सूत्र आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है भर्जन किसे कहते हैं, समझिए। भजन नहीं, भर्जन। तो भर्जन किसे कहते हैं, जब सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु यानी कि अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। तो सल्फाइड अयस्क जैसे कि जिंक सल्फाइड, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में गर्म की जाती है अधिक वायु के साथ, तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस निर्मुक्त होती है। तो ये जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। और इसके विपरीत क्या होता है, निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है, सीमित वायु अधिक ताप, वहां पर भी जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, जैसे कि हमने कैलामीन में किया था। तो यहां पर यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। क्लियर है। अब रही बात इसको संतुलित करने की, तो देखिए यहां पर अभिकारक में जिंक परमाणु कितने हैं, 1 है, और उत्पाद में कितने हैं, 1 है, ये संतुलित है। सल्फर कितने हैं, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। अब रही बात ऑक्सीजन की, यहां पर है 2, अभिकारक में हो रहे हैं 2 और इधर कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो क्या करें, इसके आगे 2 लगा दे और इसके आगे भी 2 लगा दे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। फिर रही बात जिंक की, तो जिंक इधर हो गए 2 और इधर कितने हैं, 1 है। तो अगर इसके आगे 2 लगे तो ये जिंक क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन यहां पर सल्फर देखिए अब कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं और इधर कितने हैं, 1 है। तो इसके आगे लगा देंगे 2, इसके आगे 2 लगेगी, तो लेकिन सल्फर तो संतुलित हो गया, लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हो रहे, ये हो रहे 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो यहां पर कितने हैं, 4 है, तो क्या करें, इसके आगे 3 लगा दे, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी खनिज अयस्क होते हैं, इस कथन पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि अयस्क क्या होता है, शुद्ध रूप में होते हैं, शुद्ध रूप में होते हैं, और खनिज उन्हें कहा जा सकता है, अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। देखिए उत्तर लिखा है सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते क्योंकि उनमें धातुओं के अलावा अवांछित पदार्थ होते हैं, अशुद्धियां होती है उसमें, जबकि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, यानी कि शुद्ध रूप में जो खनिज प्राप्त हो, अयस्क प्राप्त हो, उसे हम खनिज कह सकते हैं, क्योंकि हम धातु को व्यावसायिक रूप से निकाल सकते हैं। तो ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करती है। सोडियम धातु है, ये जब जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, विर्मुक्त होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस विर्मुक्त होने के कारण सोडियम क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेगा। इसी के कारण हम सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है। तो देखिए जब सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील होती है, अतः अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस आग को पकड़ लेती है। तो ये प्रश्न दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु और अधातु में अंतर क्या होता है कि धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार होती है और अधातुएं चमकदार नहीं होती, यानी कि अचमकदार होती है। अपवाद स्वरूपी देखे तो आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, चमकदार होता है। आयोडीन है क्या, अधातु है, लेकिन आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी क्या है, चमकदार होता है। तो दूसरा गुण क्या है, धातुएं कठोर होती है, धातु क्या होती है, कठोर होती है, और अधातुएं कम कठोर होती है। अपवाद स्वरूप इसके में देखें तो कार्बन का अपरूप हीरा
प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कठोर होता है। और इसमें देखें तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये क्या होता है, मुलायम होते हैं, यानी कि इनको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये गुण होते हैं इसके। तीसरा गुण होता है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात मतलब क्या, पीटना, और वर्धन मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो पीटने पर धातु क्या हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि इसे पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और इसमें अधातु को जब पीटा जाता है, यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण अधातु में नहीं पाया जाता। जब इन्हें पीटा जाएगा तो ये भंगुर हो जाती, मतलब चूरा चूरा हो जाता है। इन्हें पीटने पर क्या हो जाता है, चूरा चूरा। फिर अगला गुण है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। किसमें, धातुओं में, यानी कि तार के रूप में हमें इसको मतलब रूप दिया जा सकता है। और इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। फिर अगला गुण है, धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। ये 5 गुण है इसके, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में अंतर लिखना हमें, किसमें, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो धातुएं क्या होती है, विद्युत धनी होती है, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है। जैसे कि सोडियम है तो ये किसमें होता है, प्लस में होता है, Mg2+, Al3+, यानी कि ये क्या होती है, विद्युत धनी होती है। और ये क्या होती है, अधातुएं विद्युत ऋणी होती है, जैसे कि क्लोरीन माइनस, और देखें जैसे कि ऑक्सीजन 2-। इस प्रकार ये क्या होती है, विद्युत ऋणी होती है। फिर दूसरा अंतर देखें तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती, जैसे कि हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, जब इसको हम जलाया था तो किसकी प्राप्ति हुई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति हुई थी। और ये किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। अधातु जल के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जो उदासीन या अम्लीय प्रकृति की होती है। जैसे कि कार्बन की अभिक्रिया, यानी कि कोयले को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो विर्मुक्त होती है, और ये किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, और जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये हो गए इसके 2 गुण। तीसरा गुण है, धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस है वो विर्मुक्त होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो सोडियम गैस है, सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस विर्मुक्त होती है। फिर जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस विर्मुक्त होती है। तो ये भी इसका क्या है, रासायनिक गुण है। लेकिन अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो ये 3 गुण आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसको आप एक बार उतार लीजिए, आगे के 2-3 और गुण है वो देखते हैं। अगला गुण है चौथा, ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस विर्मुक्त करती है। सोडियम धातु है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस विर्मुक्त करती है। ये गुण आपको समझ में आया होगा। अधातु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती, अधातु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। फिर 5वां गुण है, धातु और अधातु क्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। धातु और अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिकों को क्या करती है, निर्माण करती है। और वही इसमें अंतर देखे तो धातु और अधातु आपस में क्रिया करके क्या करती है, आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के 2 गुण उदाहरण सहित लिखिए। तो आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं, जैसे कि गलनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक देखा जाए तो बहुत ही उच्च होता है, यानी कि उन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ लिखा है देखो, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनके मध्य में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि नमक, सोडियम क्लोराइड, इसका ये आयनिक यौगिक है, और इनका जो आकर्षण बल है वो क्या है, अधिक मजबूत है, और इसे तोड़ने के लिए लगभग हमें 1074 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। फिर देखी जाए घुलनशीलता, तो आयनिक यौगिक जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। जैसे कि नमक को हम जल में घोल सकते हैं, यानी कि वो क्या होता है, घुलनशील होते हैं। फिर केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, यानी कि उनमें घुलते नहीं, जैसे कि नमक। फिर तीसरा देखा जाए विद्युत चालकता,
तो ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है, जैसे कि नमक। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचरण पर टिप्पणी लिखिए, इसको रोकने के लिए क्या विधि अपनाई जा सकती है। तो हमने पहले चैप्टर में इसके बारे में चर्चा की थी। संचरण क्या होता है, जब कोई धातुएं खुले वातावरण में रहती हैं तो अपने ऊपर जंग का निर्माण, जैसे कि लोहा है तो लोहा अपने ऊपर क्या कर लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है। वो जल के साथ क्रिया करता है या नमी के साथ क्रिया करता है तो उसके ऊपर जंग का निर्माण हो जाता है। चांदी को देखा जाए तो अपने ऊपर वो काली परत को निर्माण कर लेता है, और तांबे को देखा जाए तो तांबे के जो तार होते हैं उनके ऊपर हरी परत जम जाती है। तो ये खुले वातावरण में क्या होता है, जल के साथ क्रिया कर लेती है, कोई भी आर्द्रता वगैरह है इनके साथ क्रिया कर लेती है, अम्लों के साथ क्रिया कर लेती है, तो वो क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की परत जम जाती है उसके ऊपर। तो उनकी विधियां हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके, मिश्र धातु का यूज करके। तो ये विधि अपना अगर हम क्या कर सकते हैं, धातु को संसरण से बचा सकते हैं। तो उसमें जो विशेष विधि है वो है यशद लेपन, यानी कि लोहा और इस्पात इसको हम जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, विधि है, इसको हम कहते हैं यशद लेपन। फिर दूसरी है मिश्रतु, जैसे कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रतु कहते हैं। लोहा बहुत ही नरम होता है तो उसमें क्या करते हैं 0.05 कार्बन को मिला दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कठोर या प्रबल हो जाता है। और देखा जाए जैसे कि 24 कैरेट का सोना, तो 24 कैरेट के सोने में क्या होता है कि 22 कैरेट का सोना लेते हैं और दो धातुएं अलग अलग लेते हैं, उसमें तांबा या चांदी डाला जाता है, जिससे आभूषण क्या होते हैं, मजबूत रहते हैं। और देखा जाए जैसे कि पीतल किन से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। और कांसा किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और स्टेनस से, इनसे मिलकर बना होता है, यानी कि टिन से मिलकर बना होता है। तो इनका यूज करके हम मिश्र धातु को यूज करके संसरण से इनको बचाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट से जिंक धातु का परिष्करण किस विधि से किया जाता है। तो इस विधि में क्या करना है, यहाँ पर विधि कौन सी हो जाएगी, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इस विधि में क्या होता है कि जब जिंक सल्फेट में हम अशुद्ध और शुद्ध धातु की छड़ें लेंगे, जिंक धातु की एक अशुद्ध छड़ जिसे हम क्या बनाएंगे, एनोड, और शुद्ध धातु की पतली परत उसे बनाएंगे हम कैथोड, और बाद में उसको क्या करेंगे, एक तारों के माध्यम से बैटरी से जोड़ देंगे और एक जोड़ेंगे कुंजी। यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो एक पात्र लेंगे, पहले इस पात्र में जिंक सल्फेट डालेंगे। जिंक सल्फेट एक क्या है, लवण है, और इसका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। छड़े ले लेंगे एक अशुद्ध धातु की, और अशुद्ध धातु कौन सी, जिंक, और इसको किससे जोड़ेंगे, एनोड से। शुद्ध धातु की छड़ होगी, इसे किससे जोड़ देंगे हम, कैथोड से। फिर एक कुंजी और बैटरी जोड़ देंगे, और जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ पर क्या होंगे, आयन अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, देखो, इस प्रक्रम में जिंक के अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जा सकता है। जिंक धातु के लवण जिंक सल्फेट विलीन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होते हैं। जब विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध जिंक विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। यहां से जिंक है वो क्या हो जाएगा, इस विद्युत अपघट्य में घुल जाएगा, और जब घुलेगा तो यहां से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके नीचे घुल जाएगा। तो यहां पर किसका निर्माण होगा, Zn2+ का। और यहां से जो जिंक सल्फेट है, ये जो इससे भी क्या होंगे, आयन अलग अलग होंगे, 2+ SO4 2-। तो ये जो Zn2+ है ये कहां जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। तो यहां से जब ये जाएगा तो क्या करेगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग किए हुए यहां जाते ही ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, जिंक में, ये शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए लिखा यहाँ पर, विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो तब एनोड पर स्थित अशुद्ध जिंक विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध जिंक विद्युत अपघट्य से कैथोड पर, यानी कि कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। फिर विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है।
तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख। जब यहां से जिंक है वो नीचे गिरेगा, विद्युत अपघटन में घुलेगा, तो अशुद्धियां क्या हो जाएगी, इसकी तली में जम जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे। तो यहां पर क्रिया क्या हुई कि एनोड पर क्या हो रहा है कि ये जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आ रहा है, विद्युत अपघटन में घुल रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां त्याग करेगा तो किसका विद्युत धनी बन जाता है, जिंक से क्या करेगा, धनी बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। फिर जब ये इसमें घुल जाएगा तो यहां पर जिंक ये अलग हुआ, ये कहां गया, कैथोड पर गया, तो इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए नीचे आ रहा है। जब ये इसके पास जाएगा, कैथोड के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा, कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, जिंक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जिंक को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। सबसे अंत में क्या होगा, यहां से अशुद्धियां घट जाएगी, तो ये हो जाएगी पतली, और ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर जम जाएगी, जिसके कारण ये परत क्या हो जाएगी, मोटी। तो ये क्रियाविधि थी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।